हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और दोस्तों, आज मतलब जो एनसीईआरटी की हमारी सीरीज चल रही है उसका ये जो सेकंड चैप्टर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसका ये सेकंड पार्ट है। और मैंने पहले पार्ट में प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी और टर्सरी यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया था। और आई होप आपके भी अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा समझ में आता है और आपको लगता है कि आपकी नॉलेज में एडिशन कर रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है, अगर लाइव में भी आप कमेंट कर पा रहे हो तो बेहतर है, लाइव में भी कमेंट करो अच्छे से। और नहीं तो जब आप लाइव नहीं देख पाते हो तो बात को कमेंट कर दिया करें अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था की जो तीनों क्षेत्र थे, और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये तीनों मैंने समझा चुका हूं इन्हें मैं। इन तीनों क्षेत्र को मैं समझा चुका हूं, ठीक है। अब लेकिन इस चीज को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इस जो चैप्टर में दो पार्ट हो गए हैं, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे चीजों को एक जगह कलेक्ट करने की। तो दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? सेवा क्षेत्र का। तो दोस्तों, ये सेवा क्षेत्र है। ये आज की तस्वीर 2010-11 की है, लेकिन 2070-71 में दोस्तों सेवा क्षेत्र कम था। और उससे भी कम जो है आपका विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय, और पहला जो क्षेत्र था वो ज्यादा था, कृषि वाला। लेकिन अब कृषि वाला कम हो चुका है और विनिर्माण वाला उसका थोड़ा ज्यादा है, और सेवा क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा है। तो भारत के जीडीपी में ये जो क्षेत्र काउंट होते हैं दोस्तों, ये भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ये जीडीपी में काउंट होते हैं, जीडीपी, ठीक है। तो अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जीडीपी क्या होती है अर्थव्यवस्था में, यानी सकल घरेलू उत्पाद। और अर्थव्यवस्था में जीबीए क्या होता है, ये दो टर्म आपको मिलेंगी। जीबीए यानी कि आपका सकल मूल्य वर्धित, ये आपका, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये ग्रोस वैल्यू एडेड। क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो माप है, अर्थव्यवस्था का जो मतलब मापी जाती है अर्थव्यवस्था, वो जीडीपी के हिसाब से मापी जाती है, और कुछ जगह जो है जीबीए के हिसाब से मापी जाती है। तो हम कोशिश करेंगे, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस क्षेत्र का कितना योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में, वो इनके माध्यम से पता चलता है, जीडीपी के और जीबीए के। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे जीडीपी को और जीबीए को समझने की। और दोस्तों, हम कोशिश करेंगे संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है उसे समझने की। और एक कोशिश करेंगे प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और निजी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। ये तीन दो मतलब जीडीपी, जीबीए, और आपका संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ये होता है आपका कि किसी निश्चित समय में कोई देश है, वहां निश्चित समय में या कह लो एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित, यानी कि एक वर्ष में या निश्चित समय बोल सकते हैं, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य है, सेवाओं का मूल्य, ये होता है आपका जीडीपी। यानी कि आपके पास अंतिम रूप से, जैसे मान लो बिस्किट है, तो बिस्किट का मूल्य नापा जाएगा, ना कि बिस्किट में जो बनने में गेहूं लगा है उसका मूल्य। इसमें मध्य मूल्य को काउंट नहीं किया जाता, इसमें मध्य मूल्य को नहीं काउंट किया जाता, नहीं मापा जाता, केवल अंतिम मूल्य है। जैसे बिस्किट 10 रुपए का है तो लास्ट उसकी जो कीमत 10 रुपए है उसे काउंट होगा जीडीपी में, ना कि गेहूं का जो उसमें मूल्य लगा है वो, क्योंकि वो उसी में जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लो 5 रुपए गेहूं लगे हैं, 5 रुपए के गेहूं, 2 रुपए की चीनी लगी है, और बनाने में खर्च आया, कुल मिलाकर 10 रुपए का बिस्किट का पैकेज होता है, 10 रुपए का है वो। तो जीडीपी जब हम काउंट करेंगे तो हम अंतिम रूप से जो उत्पाद है, जैसे बिस्किट बन चुका है पैकेट, तो उसका मूल्य काउंट करेंगे, मध्य मूल्य को इसमें काउंट नहीं किया जाता। तो दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अगर आपको आकार देखना है
कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो जीडीपी के माध्यम से वो देखी जाती है कुछ देशों में, और कुछ में जीबीए के माध्यम से, और इनमें दोनों में डिफरेंस ही बताएंगे आपको। तो जीडीपी के माध्यम से आप अर्थव्यवस्था का आकार दे सकते हो। तो भारत की अर्थव्यवस्था में दोस्तों, के अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा किसका पोर्शन है? सेवा क्षेत्र का, लगभग 55 से 56% सेवा क्षेत्र का है, और लगभग 31% आपका जो सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र है यानी कि सेकेंडरी का है, इसका 31%, और प्राथमिक का आपका लगभग 16%। अगर 56% इसका माने 55% और 31 इसका माने तो आपका 86 बनता है, और 16% हो जाता है फिर प्राथमिक क्षेत्र का। तो दोस्तों इस टाइप से हम जो है क्षेत्रों की तुलना भी कर सकते हैं, और ये भी पता कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, द्वितीय का और तृतीय का। ठीक है, तो वो जीडीपी के माध्यम से होता है। और जीडीपी क्या होती है दोस्तों? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य है। और ये मैंने आपको बता दिया अंतिम रूप से कैसे हम काउंट करते हैं, यानी जो लास्ट मूल्य होता है उसे काउंट किया जाता है, मध्य मूल्य को काउंट नहीं किया जाता। अब जीबीए क्या होता है? जीबीए समझ लो आप दोस्तों, जैसे आपने 10 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट होता है मान लो गुड्डे का, और आपने 10 रुपए उसके लिए दिए। अब जीबीए में क्या होगा? उसमें जीबीए हम जो निकालते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धित, उसमें जो भी खर्चा आया है, जो भी उसमें रॉ मटेरियल लगा है, गेहूं लगे हैं, शुगर लगी है बिस्किट बनाने में, ये जो भी लगा है, तो बिस्किट की जो कीमत है उसमें से उस खर्चे को निकालने के बाद जो मतलब अंतिम वस्तु की कीमत होगी उसे दोस्तों जीबीए कहते हैं। जैसे मान लो 10 रुपए का बिस्किट है, तो 10 रुपए के बिस्किट में से 7 रुपए सपोज करो, 7 रुपए इसके रॉ मटेरियल में यानी गेहूं में या शुगर में, इसमें सब में खर्च हो गए। तो 10 रुपए में से दोस्तों 7 रुपए निकालने के बाद जो 3 रुपए आए वो आपका जीबीए आया, वो ग्रोस वैल्यू एडेड आया। ठीक है, तो अंतिम रूप से जो उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य कितना आया? जीबीए आया, 3 रुपए आया आपके पास। तो ये अर्थव्यवस्था की बहुत ही अच्छी सूचक होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था के आकार को मापना है तो जीबीए बहुत ही अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है दोस्तों? जीडीपी में ये हमें पता नहीं चलता कि किस क्षेत्र का कितना योगदान है। मान लो जीडीपी में हमें ये नहीं पता चलता कि जैसे सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि शिक्षा का ज्यादा है या आपका इंजीनियरिंग के क्षेत्र का ज्यादा है या स्वास्थ्य का ज्यादा है, ये पता नहीं चलता। लेकिन जीबीए में दोस्तों हमें ये पता चल जाता है कि अगर 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट बनना है तो इतने गेहूं लग रहे हैं, इतनी शुगर लग रही है, इतना उसे जो है मतलब बनाने में खर्चा आ रहा है, और इतना आपके पास जो है उसे पैकिंग में खर्चा आ रहा है। ये सारे क्षेत्र के बारे में हमें पता चल जाता है। अगर हमें लगता है दोस्तों कोई क्षेत्र का योगदान कम है तो सरकार उस क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए उसे सहायता दे सकती है। यानी जीबीए से सरकार को यह पता लग जाता है दोस्तों कि क्षेत्र का कितना योगदान है। ठीक है, तो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया जीडीपी क्या होती है और जीबीए क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बता दिया। दोनों अर्थव्यवस्था की मापक हैं और जीबीए उसमें अच्छा मापक है। जीडीपी से आपको ये पता नहीं लग पाता कि जो इकोनॉमी बढ़ रही है उसका लाभ सब तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, लेकिन जीबीए से आपको पता चल जाता है कि जो इकोनॉमी बढ़ रही है किस किस क्षेत्र में उसे फायदा हो रहा है। ठीक है, नहीं किन किन लोगों को फायदा हो रहा है या किस किस व्यवसाय को फायदा हो रहा है जो इकोनॉमी में इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले जो सेक्टर है उसके उधर बढ़ते हैं। अगला सेक्टर है दोस्तों तो ये मैंने आपको समझाया अच्छे से। ये एक बार आप देख लेना, जीडीपी और जीबीए का मैंने बताया था, ये थोड़ा सा मिट गया इससे, लेकिन वो आपने समझा होगा, वो आपके समझ में आया होगा जब मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना उसमें, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। इसकी डेफिनेशन भी है, मैं अभी बता देता हूं। ये सब आपको पढ़ लेना, इसमें ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब ये आता है कि गांव में रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों अगर हम कृषि क्षेत्र पे, जो गांव में कृषि क्षेत्र की सुविधा ज्यादा है,
तो कृषि क्षेत्र पे अगर हम भाई, एक ये टॉपिक है कि गांव में आप रोजगार को कैसे बढ़ाओगे इकोनॉमी में। तो कृषि क्षेत्र जो है दोस्तों, कृषि क्षेत्र, अगर कृषि क्षेत्र के लिए आप अच्छा बीज दो, अच्छा बीज, ठीक है, और कृषि क्षेत्र के लिए आप दोस्तों अच्छी जो है मतलब उर्वरक दो, और अच्छा ही आप जो है सिंचाई के साधन, अगर ये कहा जाए कि भाई लोगों के आय कैसे बढ़े, तो ज्यादातर जनसंख्या किस पर आधारित है? कृषि पे। तो कृषि में आप अच्छा बीज दो, अच्छा उर्वरक दो, अच्छे की सिंचाई के साधन दो, तो किसान की आय बढ़ेगी, किसान की आय। फिर किसान उस पैसे को अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्च करेगा, स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्च करेगा, तो दोस्तों क्या होगा, उसका बच्चा पढ़े लिखेगा और वो जॉब करेगा, तो किसान का परिवार की आय वैसे बढ़ेगी। फिर एक चीज, किसान की आय बढ़ेगी। फिर दोस्तों एक चीज है कि जो भी सरकार ने बेरोजगारी को टैकल करने के लिए जो भी योजनाएं चलाई हैं, तो आपको उन योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन कराना पड़ेगा सरकार को। जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार योजना, मनरेगा, ठीक है, ये आपके पास हर गांव में चल रही है दोस्तों। यहाँ पर हमें जो उसके पात्र लोग हैं उन्हें रोजगार देना पड़ेगा, तो उससे उनकी क्या होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उनकी आय बढ़ेगी उस परिवार की। तो इस टाइप की जो योजनाएं हैं जो गरीबी को और बेरोजगारी को टैकल करने के लिए हैं, उनका अच्छे से क्रियान्वयन होना चाहिए। और फिर लोगों को बिजनेस करने के लिए, यानी कि उद्योग शुरू करने के लिए सरकार यानी कि कर्ज मुहैया कराए, सस्ता कर्ज, वो भी सस्ता कर्ज दे, तो लोग छोटी छोटी गतिविधियों में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और अपने परिवार की आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये गवर्नमेंट करती है तो कृषि पे लोगों की निर्भरता भी कम होगी, और दोस्तों उनका जो है आय का साधन भी बढ़ेगा। शिक्षा पे गवर्नमेंट खर्च करे अच्छे से, स्वास्थ्य पे खर्च करे तो लोग बीमार कम होंगे, तो उनका खर्चा कम होगा। शिक्षा पे अच्छे से खर्च करेगी तो लोगों के बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और वो जो है जॉब करेंगे। तो ये सारी चीज जो है, या कोई भी व्यवसाय करेंगे, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट करेगी तो ऑटोमेटिकली लोगों की आय बढ़ेगी। अगर ये पूछा जाए कि आय कैसे बढ़ानी है, तो ये सारे तरीके हैं, ठीक है, और आप इसमें पढ़ लेना तो चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, और मौखिक रूप से मैंने आपको समझा दी। ये सारी देखो यही बात है मनरेगा वाली जो इसमें लिखी हुई है, मैं आपको वही बताता हूं जो इसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। बस थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका भी टाइम ज्यादा खराब ना हो और चीजें हमारे समझ में भी आए, और बाकी आप ऐसे पढ़ लोगे। तो देखो अर्थव्यवस्था का अगला दोस्तों, अगला जो मैंने आपको बताया था पार्ट है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? संगठित क्षेत्र में क्या होता है, इसकी विशेषताएं हैं। अगर आपको विशेषताएं पता है संगठित क्षेत्र की, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। पहली विशेषता क्या है कि लोगों का काम की अवधि नियत होती है, कार्य की अवधि। ऐसा क्षेत्र जहां ये सारी विशेषताएं हैं वो संगठित क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। कार्य की अवधि नियत नियत होगी, वैसे इसमें लिखा हुआ भी है, वहीं पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं तो आपको अच्छा भी लगेगा। देखो संगठित क्षेत्र जो है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के ये दो क्षेत्र है, संगठित और असंगठित, और ज्यादातर जनसंख्या दोस्तों असंगठित क्षेत्र में लगी हुई है। और जो काम इसमें मैं बताता हूँ कि क्या क्या वो मतलब विशेषताएं होनी चाहिए। इसमें रोजगार की अवधि नियत होती है संगठित क्षेत्र में, ठीक है, और इसके अंदर वो उद्यम या कार्य आते हैं जिसमें रोजगार की अवधि नियत होती है और लोगों के पास एक सुनिश्चित काम होता है। और जो भी उद्यम है या जो भी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, वो सरकार द्वारा पंजीकृत होती हैं, यानी कि रजिस्टर्ड होती हैं, और उसमें सरकार के जो भी नियम है उनका पालन किया जाता है। और जैसे कारखाना अधिनियम है, न्यूनतम मजदूरी है, ये यानी सरकार के मजदूरों से संबंधित नियम या कर्मचारियों से संबंधित नियम जो भी होते हैं उन्हें पालन किया जाता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होती हैं। पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई हो जाएगी। और दोस्तों इसमें आपके पास ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसमें ये सारी क्वालिटी है तो उसे क्या कहा जाएगा? संगठित क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद जो है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं उन्हें कई अन्य तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे निश्चित समय पर काम की आशा होती है उनसे, और उन्हें अगर उनसे ज्यादा काम लिया जाता है दोस्तों तो उन्हें नियोक्ता यानी जो भी कंपनी का मालिक होता है उसके द्वारा अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। और भी कई सारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सारी प्रदान की जाती हैं। और भी दूसरे लाभ होते हैं, जैसे आपके पास सवेतन छुट्टी, अगर वो छुट्टी लेंगे तो उसका उन्हें वेतन मिलेगा। कैजुअल लीव होती हैं, अवकाश काल में भुगतान, अगर आपके पास छुट्टियां हुई हैं गवर्नमेंट की ओर से तो उन्हें वेतन मिलेगा। और पीएफ जो प्रोवाइडेड फंड होता है वो उनका कटता है पीएफ। और आपके पास सेवा अनुदान, यानी वो अच्छी सेवा करते हैं तो सरकार की ओर से उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। चिकित्सा की उन्हें सुविधा मिलती है। और भी जो भी पेयजल की सुविधा होती है, सुरक्षित कार्य मतलब वातावरण होता है काम करने के लिए, ये सारी चीजें जो है संगठित क्षेत्र के मतलब जो भी वर्क करते हैं उस क्षेत्र में वहां मिलती हैं। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट है सब संगठित क्षेत्र में आते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं जहाँ जो पंजीकृत है सरकार के पास और जो सरकार के नियमों का पालन करती हैं वो सब संगठित क्षेत्र में आता है। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र क्या दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के अंदर जो है वे छोटी मोटी बिखरी हुई कंपनियां आती हैं जो सरकार के मतलब सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे गांव के आसपास छोटी मोटी यूनिट लग जाती है जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा सरकार के पास, और जहां ये सारी सुविधाएं नहीं होती जो मैंने आपको बताई हैं, काम के नियमित घंटे नहीं होते, चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती, एक स्वच्छ वातावरण नहीं होता काम का, और अतिरिक्त काम का वेतन नहीं दिया जाता, और आपके पास मतलब सवेतन अवकाश नहीं दिया जाता, अवकाश काल में वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, ये सारी चीज जो है, बीमारी होने पर छुट्टी भी नहीं मिलती। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो असंगठित क्षेत्र की हैं। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र में छोटी मोटी कंपनियां होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होती और जिसमें ये सारी सुविधाएं नहीं होती। और दोस्तों देश की हमारे देश में काफी बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी भी इतनी नहीं है और जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी नहीं है, और कुछ कंपनियां अपने आप को रजिस्टर नहीं कराती जानबूझकर, और वो जो है लोगों का उसमें शोषण होता है कर्मचारियों का। तो ज्यादातर जनसंख्या भारत की दोस्तों असंगठित क्षेत्र में, जैसे मतलब सड़क पर आप देखते हो कि ठेला लगाता है व्यक्ति, वो असंगठित क्षेत्र का है। या आपके पास और भी कोई छोटे मोटे कोल्हू पे, जैसे गांव में कोल्हू होते हैं वहां लोग काम कर रहे होते हैं, वो असंगठित क्षेत्र के हैं। और भी छोटी मोटी जो भी यूनिट्स होती हैं वहां लोग काम कर रहे होते हैं, वो असंगठित क्षेत्र में आता है। तो जहाँ पे ये सारी जो मैंने आपको विशेषताएं बताई ये नहीं होती, वो सारा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र कहलाता है। तो ये अपना दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का संगठित और असंगठित क्षेत्र। और इसी में एक आता है दोस्तों, अब इनका संरक्षण कैसा हो। इनका संरक्षण करने का एक ही उपाय है कि सरकार द्वारा इन यूनिटों को प्रोत्साहन दिया जाए कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं और सरकारी नियमों को माने। इस टाइप से प्रोत्साहन देकर, उन्हें समझाकर, प्रोत्साहन देकर, और जो मजदूर लोग हैं उनके लिए योजनाएं चलाकर, ठीक है नहीं, योजनाएं चलाकर, उनके लिए पेंशन स्कीम चलाकर, इन सारी चीजों के द्वारा इस क्षेत्र को संगठित किया जा सकता है। ठीक है, संगठित क्षेत्र में बदला जा सकता है और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी संरक्षण किया जा सकता है। इसे आप सब पढ़ लोगे अच्छे से, आपके समझ में आ जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि चीजें जो इसका कंक्लूजन है वो आपको अच्छे से बता दिया जाए, और मैं जो बता रहा हूँ वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, और बात को आप इन्हें पढ़ लोगे तो आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उससे क्या होगा, आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा, और चीजों को हम जल्दी कर भी पाएंगे, और आपका टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। जो कहानियां है इसमें देखो, संगठित क्षेत्र की और असंगठित क्षेत्र के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कहानी बताई है। कहानी को आप पढ़ना, कांता की और कमल की, ठीक है, तो आपका जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये रेहड़ी वाले होते हैं असंगठित क्षेत्र में, ये गांव घर के बाहर दुकान लेके बैठ जाते हैं। अब उसके बाद अपना अगला टॉपिक है कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है और निजी क्षेत्र क्या होता है दोस्तों। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, मतलब आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ अधिकांश जो परिसंपत्तियां होती है सरकार का स्वामित्व होता है।
यानी ऐसे क्षेत्र या ऐसी कंपनी जहां पे सरकार का शेयर ज्यादा हो, सरकार का स्वामित्व ज्यादा हो, तो उसे बोलते हैं दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र। जैसे रेलवे है, ठीक है नहीं, LIC है, जैसे बीमा कंपनी है, रेलवे है आपका, या सड़क बनाती है सरकार वो है, कोई पुल का निर्माण करती है, या सरकार ने कोई ऐसी कंपनी बना रखी है जो पुल का निर्माण करती है, या सड़क का निर्माण करती है, या स्टील कंपनी है जो, या कोयले की कोई कंपनी है जिसमें सरकार के शेयर ज्यादा हैं, तो उसे बोला जाता है सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति, या उसे बोला जाता है सार्वजनिक क्षेत्र जहां सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। तो वहीं जहां किसी एकल व्यक्ति की या किसी कंपनी की हिस्सेदारी ज्यादा होती है दोस्तों, तो उसे बोला जाता है निजी क्षेत्र, ठीक है। जैसे रेलवे है, डाकघर है, ये यहाँ सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा है, तो ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है। तो वहीं टाटा आयरन स्टील कंपनी है, तो यहाँ एक व्यक्ति की या कंपनी की हिस्सेदारी ज्यादा है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो ये सारे किसके अंतर आते हैं, ये आती है निजी क्षेत्र के अंतर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, निजी क्षेत्र क्या है, तो जहां सरकार का शेयर ज्यादा होता है तो वो चीजें सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं, और जहां निजी एकल व्यक्ति या किसी कंपनी का शेयर ज्यादा होता है तो वो निजी क्षेत्र में आती है। अब दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं कि निजी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं करा सकता, तो वहां सरकार जो है काम करती है। जैसे रेलवे है, तो रेलवे निजी क्षेत्र मतलब नहीं करा सकता, रेलवे का धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैसे उसमें भी निजी क्षेत्र का आया है, 1-2 रेलगाड़ी चलाई है उन्होंने, लेकिन सरकार की हिस्सेदारी वहां ज्यादा है, तो इसलिए वो सार्वजनिक क्षेत्र है। जैसे रोड का पुल का काम है, तो वहां निजी क्षेत्र नहीं कर सकता, क्योंकि निजी क्षेत्र के केंद्र बिंदु में क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है, और वो वही काम करता है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है जहां उसे लाभ मिलता है। जबकि सरकार पे लोगों का दायित्व होता है, लोगों को जीवन स्तर सुधारने का सरकार पे क्या होता है दोस्तों, भार होता है। एक प्रकार से लोगों की सेवाओं के लिए सरकार को आगे आना पड़ता है। तो देखो, जहां व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, ऐसी गतिविधि जहां खर्च करना सरकार की अनिवार्यता है, तो जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल होते हैं, फीस ली जाती है ज्यादा है, तो क्योंकि उनका लाभ कमाना है उद्देश्य है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में फीस कम ली जाती है, क्योंकि वो सरकार पर दायित्व है लोगों को शिक्षित करने का। तो जहां सरकार पर दायित्व होता है तो वहां सरकार आगे आती है, तो क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे पुल का निर्माण करना है तो निजी कंपनी नहीं करेगी तो वो लाभ के लिए करेगी, लेकिन लोगों को सुविधा देनी है तो सरकार उसमें आगे आती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी गतिविधियां होती है दोस्तों जहां सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। यानी कोई व्यक्ति अगर एकल व्यक्ति है, कंपनी खोलना चाहता है, तो दोस्तों कंपनी खोलना चाहता है वो, तो उसे क्या चाहिए, भूमि चाहिए, बिजली चाहिए, ठीक है, और टैक्स में भी थोड़ा कम टैक्स चाहिए, और वैसी भी सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है सरकार मुहैया कराएगी, तब वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है सरकार की ज्यादा शेयर होता है। कुछ क्षेत्र में दोस्तों सरकार केवल क्या फैसिलिटेटर का काम करती है, फैसिलिटीज देती है लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां निजी क्षेत्र काम नहीं करता, क्योंकि निजी क्षेत्र का मकसद लाभ कमाना होता है, और वहां सरकार काम करती है, क्योंकि शिक्षा देना सबको, सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, ये सरकार पे एक भार है जनता का, जनता की सुविधाओं के लिए, और उसके लिए सरकार काम करती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है और निजी क्षेत्र क्या होता है, और मैंने ये आपको अच्छे से समझाया। और ये अपना जो सेकंड चैप्टर था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, प्राथमिक क्षेत्र को पढ़ा, द्वितीय क्षेत्र को पढ़ा, तृतीय क्षेत्र को अच्छे से पढ़ा, फिर दोनों की तुलना, उनकी तीनों की तुलना करी, अर्थव्यवस्था में किसका क्षेत्र ज्यादा है, उस किसका मतलब शेयर ज्यादा है उसकी भी तुलना करी। और हमने ये भी तुलना करी दोस्तों कि अर्थव्यवस्था के आकार को किस में मापा जाता है, जीडीपी में मापा जाता है या जीबीए में मापा जाता है, और कौन सा एक मतलब मापन सही रहता है, जीडीपी सही रहता है या जीबीए सही रहता है। और हमने ये भी देखा कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, कौन कौन से लाभ संगठित क्षेत्र में मिलते हैं और कौन कौन से जो है लाभ असंगठित क्षेत्र में नहीं मिलते, और कैसे हम जो है संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मतलब उनके हेल्प के लिए, उनकी जो सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है, और क्या क्या सरकार उपाय कर सकती है कि संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाए और असंगठित क्षेत्र का दायरा कम किया जाए। और फिर हमने पढ़ा सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं और निजी क्षेत्र क्या होते हैं,
और ये भी पढ़ा कि निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिए काम करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र जो है, सरकार जो है, उस पर लोगों का भार होता है, वो लोगों की सुविधा के लिए काम करती है। और एक हमने ये भी पढ़ा कि कहीं सरकार जो है वो फैसिलिटेटर का काम करती है। जैसे इन्वेस्टमेंट कहीं से आता है तो सरकार उनके लिए भूमि उपलब्ध कराती है, बिजली उपलब्ध कराती है, और भी कई सारी गतिविधियां सरकार उपलब्ध कराती है जिससे वो इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय बढ़ती है, तो फिर वो जो है कुछ चीजों को खरीदते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था का जो मैंने आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी कराई थी, जो चक्र होता है वो चल पड़ता है। ठीक है, वो किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो धन्यवाद दोस्तों आपका। आज ये कंप्लीट हुआ अपना सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का 10th क्लास की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और कल मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। थर्ड चैप्टर में हम शुरू करेंगे इकोनॉमी का। ठीक है, मुद्रा एवं साख, ये कल आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसी टाइप से आप अच्छे से पढ़ते रहिए डेडिकेटेड रूप से, और कमेंट करते रहिए। अगर आपके समझ में आता है अच्छे से तो कमेंट करते रहिए लाइव सेशन में भी। और अगर आप बात को वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है बात को भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये सीरीज कैसी आपको लग रही है कृपया बताइए। और जो नए व्यूअर्स हैं जो जुड़ रहे हैं आपके पास, देख रहे हैं चीजों को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये जो सीरीज चल रही है, इसका आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेशन वालों को, सब लोगों को फायदा मिले। ठीक है, और वो कहते हैं कि शिक्षा बांटने से बढ़ती है दोस्तों। अगर आप ये शिक्षा ले रहे हो और बांट भी रहे हो, सबको शेयर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी शिक्षा में एडिशन होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सब लोगों को ऑनलाइन एग्जाम फोकस से जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम।